हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी साउंड टॉपिक के ऊपर, अच्छी तरीके से समझ लिया था कि भाई साउंड क्या है। अगर पेपर में एग्जाम में आ जाता है साउंड को डिफाइन करने के लिए तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में आप साउंड को एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन करोगे कि साउंड क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सुनाई क्यों दे रहा है या आपको सुनाई कैसे दे रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ये जो दो हमारे कान है ना, ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स ही तो हैं, तो ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई दे रहा है। इनका काम क्या होता है, हमारे कानों का काम क्या होता है, सेंसेशंस को रिसीव करना और इसके बाद में उन सेंसेशंस को सेंस करना। ये हमारे दो कान सेंसरी ऑर्गन्स का एग्जैक्टली यही काम होता है। तो अगर हमें सुनाई दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे कान क्या कर रहे हैं, सेंसेशंस को सेंस कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये सेंसेशंस है क्या, तो साउंड ही तो है एक सेंसेशन जिसको कि हमारे कान क्या करते हैं, सेंस करते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में आप बोल सकते हो साउंड के लिए कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। और अपने लेवल पर समझने के लिए आप बोल सकते हो कि एक साउंड क्या है, एक सेंसेशन है जिसको कि हमारे ये दो कान क्या करते हैं, सेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी कहाँ, अपने प्रीवियस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये साउंड आ कहाँ से रही है, ये सेंसेशंस आ कहाँ से रहे हैं। वो बात सही है कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपको सुनाई कैसे दे रहा है, तो आपने बोला कि हमारे कान प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, है ना, कान हमारे बिल्कुल सही हैं, सेंसेशंस को सेंस कर रहे हैं, साउंड को सेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये सेंसेशंस आते ही ना तो क्या हमारे ये दो कान उन्हें सेंस कर पाते, और अगर सेंस नहीं कर पाते तो क्या हमें सुनाई देता, नहीं। तो हम बेसिकली हमारे सुनने का जो रूट कॉज है ना, उस रूट कॉज को आज पता करने की कोशिश करेंगे कि यार आखिर ये सेंसेशंस, ये साउंड आ कहाँ से रही है। तो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को एकदम क्लियर है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम अपने चैप्टर साउंड के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो टॉपिक नेम है उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो वाले हमारे ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर किसी दिन सभी ऑब्जेक्ट्स ने, आई रिपीट, किसी दिन अगर सभी ऑब्जेक्ट्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद हम वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो क्या कभी हमको सुनाई नहीं देगा। चलो पता करते हैं। अब जैसे कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वहाँ पे मैंने आपको वाइब्रेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया था, है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हमें प्रॉपरली पता करना है कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हम जो वाइब्रेशन है उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, यानी कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली वी से दैट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और दैट द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। मैंने ये तो आपको बता दिया, मतलब टॉपिक नेम से आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वाइब्रेशंस हैं क्या। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, कैसे मूव कर रहा है, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, यानी कि कभी वो आगे जा रहा है, फिर वो पीछे जा रहा है, फिर वो आगे आ रहा है, फिर वो पीछे जा रहा है, और ये वो कैसे कर रहा है, रैपिडली करता ही जा रहा है, कुछ ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, क्या ये आपको पेंडुलम का मूवमेंट नहीं दिख रहा है ऐसा,
भाई हमारा जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो भी तो ऐसे 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 मूव करता है। इनफैक्ट मैंने आपको जो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वहाँ पे मैंने आपको स्विंग का एग्जाम्पल दिया था कि हम झूला झूलते हैं ना, तो झूला झूलने के लिए हम क्या करते हैं, चलो एक हम झूला बना ही लेते हैं, ठीक है। ये रहा क्या हमारा झूला, काम चलाओ झूला है। तो इस झूले में हम करते क्या है, सबसे पहले तो इसको बीच में ला करके इस पर हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में फिर इसके बाद में हम अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि जरा हमको धक्का दे दो, हमें पुश कर दो, है ना, या अपने पैरों से हम खुद ही को जो ना धक्का दे देते हैं। तो धक्का खाने के बाद होता क्या है, हम पहले आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि धक्का खाने के बाद एक बार हम आगे गए और फिर वापस से अपनी जगह पे आकर के रुक गए? नहीं, वापस तो हम आते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आते हैं, लेकिन उस पोजीशन पे आने के बाद दोबारा से हम कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद हम फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। तो ये जो आगे पीछे जाने वाला मूवमेंट है ना, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, वाइब्रेशंस। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, जब हमारा एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे, वो भी कैसे, रैपिडली। ऐसा नहीं कि एक बार आगे चला गया फिर बहुत देर बाद जो है ना वो बीच में आया, फिर इसके बाद में बहुत देर बाद जो है पीछे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब टू एंड फ्रो मोशन या जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स, ये जब रैपिडली होता है, बहुत ही जल्दी 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 होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। सो आई होप वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम कब बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपको पेंडुलम का एग्जाम्पल याद रहता है तो आप पेंडुलम वाला याद रख सकते हो, या ये जो मैंने आपको झूले वाला एग्जाम्पल दिया है, भाई हम जो झूला झूलना है वो शायद 1 साल की उम्र से जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, या इनफैक्ट जो छोटे बच्चों के एकदम जो झूले आते हैं ना, वो लटकने वाले नहीं, वो लेटने वाले, है ना, तो वो तो शायद हम और पहले से ही जो है ना झूलना शुरू कर देते हैं। हमको फिजिक्स का पी भी पता नहीं होता, साइंस का एस भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक, आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो झूला है, वो जो स्विंग है, वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट ही तो कर रहा है लगातार। आप बोल सकते हो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओपी मतलब क्या, ये वो वाला ओपी नहीं है, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पोजीशन है। तो इस ओरिजिनल पोजीशन को आप बोल सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है या जब वाइब्रेट करता है तो 2 बार काटता है। कैसे? पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ओरिजिनल पोजीशन पे है, फिर इसके बाद में वो आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वो दोबारा से ओपी पे आएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर हम बोल रहे हैं कि वो पीछे जा रहा है, फिर वो वापस कहाँ आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो एक बार जब वो आगे गया, फिर आगे जाकर के जब वो वापस आया तो उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को काटा, फिर जब वो पीछे गया, पीछे जाने के बाद में जब वो दोबारा से कहाँ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाता है। तो शुरुआत उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ही होती, फिर वो आगे गया, फिर वापस आ गया, फिर वो पीछे गया, फिर वापस आ गया, कुछ इस तरीके से। आई होप इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब वो फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स मूव करता है रैपिडली, यानी कि जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, तभी हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। एनीवेज, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, यानी कि जब वो मूव करेगा टू एंड फ्रो रैपिडली। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बहुत ही भारी भरकम सा स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी हमें सुनाई देगा, हमें तो नहीं ऐसा लगता। तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना वही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर उन लोगों ने किसी दिन ठान लिया ना कि आज के बाद हम वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन अदर वर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। टॉपिक नेम से ही समझ में आ गया था कि साउंड प्रोड्यूस हो कहाँ से रही है, हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हो रही है। लेकिन इस चीज़ को अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप सभी ने लाउड स्पीकर वगैरह तो देखा ही होगा, स्पीकर वगैरह तो देखा ही होगा, ठीक है। आजकल के जो स्पीकर हैं वो थोड़े से अलग डिज़ाइन के आते हैं। जो पहले के टाइम पे जो स्पीकर आते थे ना वो कुछ ऐसे होते थे, यानी कि इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ तो ये कुछ ऐसा होता था, ठीक है। ये पूरा डेक होता था और डेक में ऐसा स्पीकर लगा रहता था।
अब हम सबको पता है कि स्पीकर से आवाज़ आती है कि नहीं आती है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि हमारे जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है वही क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारे स्पीकर को वाइब्रेट करना पड़ेगा। भाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। अगर स्पीकर से आवाज़ आ रही है, स्पीकर से साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या कि स्पीकर भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये चीज़ हमें दिखती क्यों नहीं है अभी? तो हो सकता है कि आपको स्पीकर का जो वाइब्रेशन है वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि पहले के मतलब कि ये वाला जो स्पीकर है, जो पहले के ज़माने के जो स्पीकर आते थे उसमें क्या होता था, बीच में ऐसा एक ब्लैक कलर का डार्क सर्कल होता था और उसके आसपास जो है ना बहुत ही एक पतली सी मेम्ब्रेन हुआ करती थी जिसको कि हम स्पीकर का डायफ्राग्म बोलते हैं। अब जब स्पीकर से आवाज़ आती है तो हम बोल रहे हैं कि डेफिनेटली स्पीकर के अंदर कुछ है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और उसके वाइब्रेशन से ही स्पीकर से साउंड आ रही। तो इस बात को हम कैसे पता करते थे? तो एक बहुत ही फन एक्टिविटी होती है, स्पीकर के ऊपर या तो आप कुछ राई के दाने या पेपर के जो पीसेस हैं वो डाल दो और फिर इसके बाद में जैसे ही आप स्पीकर को ऑन करोगे उससे जैसी आवाज़ आना शुरू होगी, राई के जो दाने हैं ना जो कि स्पीकर के डायफ्राग्म के ऊपर पड़े हैं, ये जो आपको स्पीकर का डायफ्राग्म दिखाई दे रहा है ना, इसी के ऊपर हमने क्या करा है, राई के दाने या पेपर के पीसेस डालें। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, स्पीकर को स्टार्ट करेंगे, उसको ऑन करेंगे, उससे आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आवाज़ तो आ रही है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि स्पीकर के डायफ्राग्म में जो हमने राई के दाने डाले हैं, जो पेपर के पीसेस डाले हैं, वो कुछ इस तरीके से अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, बाउंस करने लगे हैं, डांस करने लगे हैं। सवाल ये है कि जब हमारा स्पीकर, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके डांस से, है ना, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारा स्पीकर चल नहीं रहा था, जब उससे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर ये वाइब्रेट क्यों नहीं कर रहे थे? और ऐसा क्या हुआ कि जब स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हुई तो फिर ये अपनी जगह पे रह करके डांस करने लगी, ये बाउंस करने लगे, ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो क्या इनको स्पीकर से आने वाला जो साउंड है, जो म्यूज़िक है, वो इतना पसंद आ गया कि उस म्यूज़िक की धुन पे जो है ना ये डांस करने लगे हैं? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, जब स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हुई तो स्पीकर से आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि स्पीकर का ये जो डायफ्राग्म है ना, ये क्या करने लगा था, वाइब्रेट करने लगा था कुछ इस तरीके से। अभी तो आपको इस वाले केस में स्पीकर के डायफ्राग्म का जो वाइब्रेशन है वो दिखाई दे रहा होगा। भाई वाइब्रेशन मैंने आपको समझाया ना, इसीलिए पहले मैंने आपको वाइब्रेशन के बारे में बता दिया था कि वाइब्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हम कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है? जब वो रैपिडली, बहुत ही तेज़ी के साथ टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे, आगे पीछे ऐसे 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 जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जो स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा है। अब जब डायफ्राग्म ही क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो डायफ्राग्म के ऊपर पड़े ये जो हमारे राई के दाने हैं या जो क्रिस्टल्स हैं या पेपर के पीसेस हैं, ये तो अपनी जगह पे खड़े होकर डांस करेंगे ही ना। भाई जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो वो प्लेटफॉर्म ही क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसे ऐसे उछल रहा हो। वो तो ना ट्रैम्पोलिन, अगर आपने कभी उस पे गए हो या कभी देखा हो तो वो क्या होता है, पूरा रबर का ही तो बना होता है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ट्रैम्पोलिन। तो ऐसे 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 वो वाइब्रेट करता है। तो उसके ऊपर जब हम रहते हैं ना तो हम भी उसके साथ में क्या करने लगते हैं, उचकने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जिस डायफ्राग्म के ऊपर पड़े हैं हमारे राई के दाने, क्रिस्टल्स जो भी हैं, वो क्यों डांस करने लगे? क्योंकि डायफ्राग्म क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे जल्दी 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 ऊपर नीचे हो रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारे राई के दाने हैं, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, वो डांस करने लगे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हुई तो स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। ये हमें किसने बताया? ये जो राई के दाने पड़े हैं, जो क्रिस्टल्स पड़े हैं, इनके डांस से हमें ये पता चला कि अरे साउंड के आने पर स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, स्पीकर को हम बंद कर देते हैं। जैसे ही हमने बंद किया साउंड आनी बंद हो गई। साउंड तो आनी बंद हो गई, साथ ही साथ इनका जो डांस है वो भी कम हो गया, मतलब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या कि हमने एक रिलेशन बिठा लिया कि जब स्पीकर का डायफ्राग्म वाइब्रेट करेगा तब उससे साउंड आएगी, जब उसका डायफ्राग्म वाइब्रेट नहीं करेगा तब उससे साउंड नहीं आने वाली है। जब वाइब्रेशन हो जाएगा तो साउंड आ जाएगी, जब नहीं होगा वाइब्रेशन तो साउंड नहीं आएगी। आई होप ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी
कि डेफिनेटली हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे आवाज़ तभी आती है जब उनका जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट करता है। अब इस केस में तो आपको बकायदा स्पीकर जो है ना उसका जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि या कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, मोस्टली यही होता है कि स्पीकर का जो डायफ्राग्म है ना इसका वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर हमें उसका वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं ना, ऐसे राई के दाने डाल के देख लो। भाई मैंने आपको क्या समझाया कि हमारा जो डायफ्राग्म है स्पीकर का, जब वो वाइब्रेट होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे पास जो स्पीकर है जब वो चलता है तो उसके डायफ्राग्म का जो वाइब्रेशन है वो तो हमें दिखाई देता ही नहीं है। आप बोल रही थी कि जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे तो डायफ्राग्म वाइब्रेट हो ही नहीं रहा है, फिर भी साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है? अरे एक काम करो ना, उसके ऊपर राई के ऐसे दाने डाल के देख लो। अगर उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या कि वाइब्रेशन हो रही है। और हो रही है क्या? होती ही है। वो तो आप अपने समझने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। राई के दाने अगर ना मिल रहे हो तो पेपर के पीसेस भी डाल सकते हो, पानी मत डाल करके आ जाना कि मस्त जो है ना वेव्स बनेंगी, नहीं, हो सकता है कि स्पीकर खराब हो जाए। तो राई के दाने डालने से स्पीकर के डायफ्राग्म पर कुछ नहीं होने वाला है। आप छोटी सी एक्टिविटी अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वाइब्रेशंस जो हैं वो इतने आप बोल सकते हो कि फीबल होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि हमें दिखाई ना दे, लेकिन हाँ उन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और कभी कभी वाइब्रेशंस इतने बहुत ज़्यादा होते हैं, विग्रस होते हैं, तो आपको जो डायफ्राग्म है उसका वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है? सो वेन एवर वी हियर अ साउंड देन सम ऑब्जेक्ट मस्ट बी वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस दैट साउंड। जब भी हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है ना तो समझ लो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो है जो कि क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, और उसी के वाइब्रेशन से आवाज़ निकल रही है और ये आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है, जिसको हमारे कान सेंस कर रहे हैं और हमें सुनाई दे रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स लाइक आवर हैंड, विंड एक्सेट्रा। और आप बोल सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट करने के लिए भी उसको क्या चाहिए है? कोई ना कोई एनर्जी चाहिए है। भाई जैसे कि आप झूला झूल रहे थे, है ना, तो झूला झूलने के लिए आप बैठ तो गए झूले के ऊपर, लेकिन फिर आपको वाइब्रेट अगर करना है, अगर आपको झूले पे झूलना है, आगे पीछे जाना है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। या तो आप अपने दोस्त से बोलोगे, मैंने जैसा आपको पहले ही समझाया था कि झूले पे आप बैठ तो गए, उसके बाद में आप अपने फ्रेंड से बोलोगे कि ज़रा हमको पुश कर दो। तो ये जो पुश है, पुश क्या है? एक फोर्स ही तो है ना, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। तो आपका दोस्त क्या करेगा? आपको धक्का देगा, आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स से आपको क्या मिल जाएगी? एक एनर्जी मिल जाएगी, और फिर इस एनर्जी से ही आप टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करोगे। या अगर फ्रेंड नहीं है तो आप क्या करोगे? अपने ही पैरों से ग्राउंड को धक्का दोगे, और इस धक्के से आप बोल सकते हो कि आपके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स, और इस रिएक्शन फोर्स से क्या होने वाला है? एक एनर्जी आने वाली है, और इसी एनर्जी से आप क्या करोगे? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करोगे, आगे पीछे मूव करोगे। सो एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से सप्लाई की जाती है? कोई आउटसाइड सोर्स हो सकता है, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, हवा हो गई, एक्सेट्रा। In some cases, the vibrations of a sound producing objects are quite large, which can be seen which we can see with our eyes. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाइब्रेशंस होती, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं, है ना, वाइब्रेशंस ही साउंड प्रोड्यूस करती, तो कुछ केसेस में वाइब्रेशंस हम बोलते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्वाइट लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे कि ये वाला जो आपके पास GIF था, इसमें आपको वाइब्रेशंस अपनी आंखों से दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मोस्टली स्पीकर्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही वो तो आप क्लोजली जा करके ऑब्जर्व करोगे कि हाँ स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो वाली अलग बात है। तो अधिकतर केसों में आप बोल सकते हो कि कुछ केसेस में आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशंस इतने बड़े होते हैं कि आपको वाइब्रेशंस दिखाई दे जाते हैं आंखों से। चलिए, बट इन अदर केसेस द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इजीली. We have to feel the vibrations of such an object by touching it gently with the fingers of our hand. लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने फीबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उन्हें हमें टच करके फील करना पड़ेगा। भाई वाइब्रेशन अगर आपको दिख ना रहा हो
लेकिन आप उसको टच करके एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, फील तो कर सकते हो ना। We will now give some examples to show that sound is produced by vibrating objects. अब बारी आती है प्रॉपर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जो कि ये प्रूव कर देंगे कि साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। Let us ring a bicycle bell and touch it gently with our fingers. साइकिल की जो घंटी होती है ना, टिंग टिंग वाली, ये वाली ट्रिंग ट्रिंग वाली, है ना, जो कि हम ऐसे कुछ बजाते हैं। एक नॉब दिया रहता है, तो उस नॉब को हम क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो आगे पीछे से क्या होता है, जो घंटी है वो बज जाती है। तो बोला गया है कि अब घंटी आपको सुनाई दी, है ना। सपोज आपका दोस्त आया है आपको बोलने के लिए कि सुनो भैया शाम हो गई, चलो चलते हैं अपन आज साइकिल राइड के लिए। तो वो आपको बुलाएगा कैसे, तो वो साइकिल की घंटी बजाएगा, उस घंटी की आवाज़ आपके कानों तक पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा कि जो दोस्त है आपका वो आपके घर के नीचे आ चुका है, अब हमारा भी साइकिल राइड पे जाने का समय आ गया है। तो सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि आपका दोस्त नीचे आ चुका है, क्योंकि आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि जो घंटी है उससे आवाज़ निकली। और अगर आवाज़ निकल रही है इसका मतलब क्या, कि घंटी के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और उसके वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हुई है और यही साउंड हमारे कानों तक पहुंची, जिसकी वजह से हमें सुनाई दिया है, घंटी की आवाज़ सुनाई दी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। We will find that the ringing bicycle bell which is producing sound is shaking back and forth continuously। मतलब हमें करना क्या है कि अपनी जो साइकिल की घंटी है ना उसको आपको बजाना है। सपोज लेफ्ट हैंड से आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से जो है ना आप कुछ इस तरीके से जो नॉब दिया हुआ है घंटी का उसको आप प्रेस कर रहे हो, तो जो हमारी घंटी है वो बज रही है। राइट हैंड से आप क्या करोगे, ये जो पूरी बेल दी गई है ना, इस बेल के ऊपर ऐसे जेंटली हाथ रखना, दबाना नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऐसे बस इसको जेंटली छूना है, टच करना है। तो जब आप इसको टच करोगे ना आपको ये रियलाइज़ होगा कि बेल के अंदर वाइब्रेशंस जो है ना चल रही हैं। बेल के अंदर कुछ तो है जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो कि कुछ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम रहा है, और इसके आगे पीछे घूमने से ही क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आगे पीछे रैपिडली घूमने का मतलब क्या है कि वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, यानी कि घंटी के अंदर कुछ तो है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और उसके वाइब्रेशंस से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है और यही घंटी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। आई आपको बात समझ में। तो शुरुआत में आपसे ये बोला गया करने के लिए कि वी विल फाइंड द रिंगिंग बाइसिकल बेल विच इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड इज शेकिंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली। टच करने पर हमें ऐसा लगेगा कि भाई घंटी के अंदर कुछ क्या कर रहा है, ऐसे 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 शेक कर रहा है। वी से दैट द बाइसिकल बेल इज वाइब्रेटिंग। बाइसिकल बेल जो है वो क्या है, वो वाइब्रेट कर रही है, जिसके कारण उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो घंटी को बार बार जो है ना खोलना तो अच्छा होता नहीं है, कि मैंने आपको समझाया कि देखो आप एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि घंटी के अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है, घंटी के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब आपको क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ ये वाली मैम की तो बात जो सच है वो सच, मतलब वो सही हो रही है, कि जब हमने घंटी को, बजती हुई घंटी को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये चीज़ एग्जाम्पल समझ रहे हो, घर पे जाकर के आप परफॉर्म करो एक्टिविटी, तो बजती हुई घंटी को जाकर के टच करना। जब घंटी बजेगी तभी आपको उसके वाइब्रेशंस जो है ना फील होंगे। तो वाइब्रेशंस आपको फील हुए घंटी के अंदर, है ना। फिर आपको ये क्यूरियोसिटी हुई कि भाई घंटी के अंदर ऐसा क्या है जो कि वाइब्रेट हो रहा है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने क्या करा, घंटी को खोल करके देख लिया। अब खोल तो लिया लेकिन अब बंद नहीं हो रही है, तो वो नौबत ना आए फालतू में जो है ना मम्मी पापा से डांट पिट जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि भाई घंटी के अंदर कुछ जो है ना आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, घंटी के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जब हम घंटी को प्रेस करते हैं तो ये जो है ना, ये बेसिकली हम बोलते हैं कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे 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 मूव करता है। कुछ आप बोल सकते हो कि मेटल की या स्टील की कुछ प्लेट्स होती हैं छोटी छोटी सी घंटी के अंदर, और जब हम उसके नॉब को प्रेस करते हैं, घंटी के नॉब को प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से, तो जो प्लेट्स है ना ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती हैं, और आगे पीछे होने के कारण ही मतलब क्या, वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन के कारण ही हम बोलते हैं कि घंटी से आवाज़ आ जाती है। चलिए, अब हो सकता है कि इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद अभी भी कुछ बच्चों को डाउट हो कि मैम पता नहीं क्यों हमारा मानने का मन नहीं हो रहा है, हम कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि वाइब्रेशन से जो ना साउंड प्रोड्यूस होती है।
कि घंटी से अगर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्या कि घंटी के अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है और उन वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है। ये हम मानने को तैयार नहीं है। तो एक काम करो, नाउ इफ़ वी होल्ड द रिंगिंग बाइसिकल बेल टाइटली विद आवर हैंड्स, इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एंड द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स कमिंग। अब एक काम करो, पहले मैंने आपको बताया था कि घंटी को बजाते हुए आपको दूसरे हाथ से घंटी को जेंटली टच करना है ताकि उसके वाइब्रेशंस आपको फील हो। अब टच मत करो, दूसरे हाथ से जो है ना टाइटली कस के घंटी को पकड़ लो। पकड़ तो लोगे आप, इसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार अब तो आवाज़ आना ही बंद हो गई। नॉब तो आप चला रहे थे, ऐसा नहीं है कि नॉब की चलाना आपने बंद कर दिया था, नॉब चल रहा था, लेकिन अब आपने घंटी को इतने टाइटली पकड़ के रखा है कि उसके अंदर की जो प्लेट्स वगैरह जो है ना, जो डिस्क वगैरह है, वो मूव ही नहीं कर पा रही है, वो वाइब्रेट ही नहीं कर पा रही है। और अगर उनने वाइब्रेशन बंद कर दिया, इसका मतलब क्या, साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था कि जिस दिन हमारे ऑब्जेक्ट्स ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद में हम वाइब्रेट नहीं करेंगे, उस दिन से साउंड प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने बजती हुई बाइसिकल घंटी को टाइटली जाकर के पकड़ लिया और हमने देखा कि अब आवाज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टाइटली पकड़ने पर घंटी के अंदर जो मेटल की जो डिस्क वगैरह हैं उनका वाइब्रेशन बंद हो गया था। तो वाइब्रेशंस बंद, साउंड बंद। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग bicycle bell. When the bicycle bell vibrates, it produces sound, and when the bicycle bell stops vibrating, the sound also stops coming from it. और जैसे ही हम बोलते हैं कि जो बाइसिकल बेल है उसने अपना वाइब्रेशन जो है ना बंद किया, तो आवाज़ आनी भी जो है ना बंद हो गई है। इन जनरल वी कैन से दैट द बॉडी मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। जनरली हम बोल सकते हैं, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि एक जो हमारी बॉडी है, अगर उसको साउंड प्रोड्यूस करनी है तो उसको वाइब्रेट करना ही पड़ेगा। इट मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। कई बार हमारी साइकिल पुरानी हो जाती है, गिर विर जाती है, टूट फूट जाती है, तो आपने देखा होगा साइकिल के ऊपर का मतलब ये जो बेल है ना, इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, वो हम बोलते हैं कि कभी कभी फ्रीली रोटेट करने लगता है। तो जितने बार आप नॉब दबाओगे उतने बार बाइसिकल बेल की ऊपर वाली जो कटोरी है ना, वो अपनी जगह पे क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉब को दबाने से हो क्या रहा है कि उसके अंदर की जो मेटल प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही हैं। तो ऊपर वाली जो कटोरी है, जो आप बोल सकते हो कि जो कैप है बेल की, वो भी ऐसे 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 मूव करने लगती है। कभी अगर आपकी बाइसिकल के साथ ऐसा हुआ हो तो वो वाला केस है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयरन और ब्रास प्लेट व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर। पहले के ज़माने में गांव वगैरह में जो स्कूल होते थे, है ना, इनफैक्ट शहरों में भी जो स्कूल होते थे, वहाँ पे जो घंटी है वो कैसे बजती थी, तो एक बहुत ही मोटी सी और बड़ी सी ब्रास की या लोहे की एक प्लेट हुआ करती थी, ठीक है। और हमारे आते थे घंटी बजाने वाले भैया, वो क्या करते थे, एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर के आते थे और उस हथौड़े से इस प्लेट को ऐसे टन 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 करके मारते थे। तो जब वो मारते थे ना, तो ये जो बड़ी सी घंटी होती है इससे आवाज़ निकलने लगती थी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब हम एक बड़ी सी मेटल या ब्रास या लोहे की प्लेट को हम हथौड़े से स्ट्राइक करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिर ये साउंड प्रोड्यूस क्यों हो। अभी तक हमने इस सेशन में क्या पढ़ा है, यही तो पढ़ा है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट को साउंड प्रोड्यूस करनी है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, उन वाइब्रेशन से ही तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास क्या है, स्कूल की एक बेल है, ये तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक बेल है कि बटन दबाओ और बेल जो है वो बज जाती है, आवाज़ आने लगती है बटन दबाने पर। मैं इस बेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ट्रेडिशनल स्कूल बेल की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बड़ी सी हैवी सी प्लेट होती है लोहे की, और इस लोहे की प्लेट से आवाज़ कब आती है, जब हमारे भैया आकर के इसको हथौड़े से मारते हैं, इसको हिट करते हैं। तो हिट करने पर हो क्या रहा है, हिट करने पर ये हो रहा है कि ये जो मेटल की प्लेट है ना, ये आप बोल सकते हो कि ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगती है, और इसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। भाई मेटल की जो हमारे पास प्लेट है, हमारे पास जो लोहे की प्लेट है,
वो तो हमारे पास रखी हुई है, या मैं तो कहती हूँ कि इसको टांग के रखा हुआ है ना। तो जब ये टंगी हुई है प्लेट, तब इससे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या होता है कि भैया ने आकर के इसको हथौड़े से मारा और फिर इसमें से आवाज़ आने लगती है? तो सीधी सी बात है, मारने पर होता क्या है, ये वाइब्रेट करने लगती है, और जैसे ही ये वाइब्रेट करेगी आवाज़ आने लगेगी। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये तो हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल स्कूल बेल है, ये उसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक बेल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बेल की। द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयरन या ब्रास प्लेट व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर। ये आपकी क्या है, आजकल के ज़माने में स्कूल में जो स्कूल बेल है ये वो है, ठीक है, जो आपको आसानी से दिखाई देती होगी अपने स्कूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक लोहे की या ब्रास की एक छोटी सी पतली सी प्लेट होती है, मतलब इतनी भी पतली नहीं होती है, लेकिन हाँ पतली होती है। वो जो हमारी ट्रेडिशनल स्कूल बेल है ना, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो उससे तो पतली ही होती है। अब हुआ क्या कि टीचर ने जैसे ही देखा कि अरे यार टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है या 40 मिनट्स हो गए हैं, अब तो पीरियड ओवर होने का टाइम आ रहा है, ये जो हमारा प्यून है ये बेल बजा क्यों नहीं रहा है। फिर इसके बाद में टीचर क्या करेगा, उसको जाकर के इशारा करेगा कि भाई टाइम हो गया है। तो फिर प्यून आएगा और वो क्या करेगा, बस जाकर के स्विच ऑन करेगा। स्विच ऑन करने से होगा क्या, इस मेटल प्लेट के पास आपको ये जो एक छोटा सा टीनी मीनी हैमर दिखाई दे रहा होगा, या इसको आप टोंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो टोंग है, ये जो हैमर है, ये क्या करेगा, इस मेटल प्लेट के ऊपर तेजी से जाकर के ऐसे 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 उसको मारने लगेगा। जब ये मारेगा तो हमारी ये जो मेटल की प्लेट है ना, ब्रास की या लोहे की जो प्लेट है, वो क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। और जब ये वाइब्रेट करेगी तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ किसकी होगी, घंटी की आवाज़ होगी ना भाई। घंटी तो वाइब्रेट कर रही है, तो जो आवाज़ होगी वो घंटी की होगी, और इस घंटी की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा कि भाई नाउ द पीरियड इज़ ओवर, पीरियड हुआ हमारा ख़त्म, अब हम लंच कर सकते हैं, या हमारा अब गेम्स पीरियड स्टार्ट हो गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्यों हुई है, क्योंकि ये जो टोंग है, ये जो हैमर है छोटा सा, ये आकर के इस मेटल की या ब्रास की प्लेट को मार रहा है, उसको स्ट्राइक कर रहा है, उसको हिट कर रहा है। अगर भाई इनिशियली जब घंटी नहीं बज रही थी, तो घंटी क्यों नहीं बज रही थी, टोंग तो था, ब्रास की प्लेट भी थी, लेकिन दोनों में ही क्या था, एक डिस्टेंस था। उस समय टोंग हमारी मेटल प्लेट को मार नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा, भाई प्यून ने क्या करा है, बटन दबाया ना, स्विच दबाए, तो स्विच दबाने से क्या होगा, करंट पहुंचेगा, और करंट के कारण ये जो टोंग है ये जाकर के मेटल प्लेट को हिट करने लगेगा। जितने बार ये हिट करेगा उतने बार हमारी जो मेटल प्लेट है वो क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, और जितने बार वो वाइब्रेट करेगी उतने बार आप बोल सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड टाई इट टाइटली बिटवीन टू नेल्स फिक्स्ड ऑन अ टेबल। अब इतना पढ़ाने के बाद भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलें कि मैं अभी भी पता नहीं क्यों दिल मानने को तैयार नहीं है कि क्या सच में वाइब्रेशंस से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक काम करते हैं, ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कि आप अपने घर पे, मैं तो कहती हूँ, परफॉर्म कर ही लो, है ना। तो आपको चीज़ें जो है ना और क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या है, 2 कीलें लेनी है, 2 नेल्स लेनी है, और उन दोनों ही नेल्स पे आपको क्या करना है, एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर देना है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे कि इसको मैं कैसे समझाऊँ, हाँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। एक कील ये है और दूसरी कील ये है, दोनों ही कीलों के बीच में आपने क्या करी है, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखा है। स्ट्रेच मतलब क्या, कि रबर बैंड ढीली नहीं है, आपने बिल्कुल खींच करके, जैसे कि आपने सपोज यहाँ पे एक कील फंसा दी, उसमें जो है ना एक एंड फंसा दिया आपने रबर बैंड का, फिर उस रबर बैंड को आपने खींचा, तो जहाँ तक वो खींची है वहाँ पे आपने एक दूसरी कील जो है बोर्ड के ऊपर लगा दी है। आप थंब पिन भी ले सकते हो, अगर कील ना हो, है ना, तो आप थंब पिन भी ले सकते हो या ऑल पिन भी ले सकते हो। तो होगा क्या, कुल मिलाकर के आपके पास बोर्ड के ऊपर 2 कीलें लग जाएंगी, और उन दोनों ही कीलों के ऊपर एक रबर बैंड जो है ना स्ट्रेच होकर के फंस जाएगी। अब होगा क्या, अब इस स्ट्रेच्ड रबर बैंड को आप कुछ ऐसे करके, मतलब आपके पास क्या है, रबर बैंड है ना,
अब आप क्या करो, उसको ऐसे थोड़ा सा मार दो। मारने पे क्या होगा, जो आपकी रबर बैंड है ना वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लगेगी, आगे जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं कि रबर बैंड जो है ना कूद करके नीचे चली गई, ऊपर चली गई, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो अपने दोनों ही कीलों पे अटैच्ड है, रबर बैंड के जो दोनों एंड्स है ना वो दोनों ही कीलों पर अटैच्ड हैं। लेकिन जब आपने उसको जाकर के थोड़ा सा उंगली कर दी आपने, जाकर के उसको मार दिया, मारने से क्या होगा, वो अपनी ही जगह पे रह करके कहीं और नहीं जाएगी, रबर बैंड अपनी ही जगह पे रह करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगेगी। कभी वो ए पे जाएगी, कभी बी पे जाएगी, ए पे जाएगी, बी पे जाएगी, ए पे बी पे, ए पे बी पे, ए बी ए बी ए बी ए बी करती रहेगी रबर बैंड। इससे होगा क्या भाई, ये जो ए बी है, ये जो चल रहा है ए बी हमारे रबर बैंड का, ये है क्या, वाइब्रेशन ही तो है उसका। और इस वाइब्रेशन से ना आपको आवाज आएगी। जब आपकी रबर बैंड वाइब्रेट करेगी ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो रबर बैंड है उससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इनिशियली जब आपने रबर बैंड को बस सिंपली ऐसे स्ट्रेच करके रखा था तब तो आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको जाकर के उंगली करी और जैसे ही हमारी जो रबर बैंड है वो वाइब्रेट करने लगी तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होने लगी। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई डेफिनेटली यही होता है। रबर बैंड जब स्ट्रेच्ड होती है, ऐसी ढीली सी नहीं है ना, रबर बैंड को कैसा होना चाहिए, स्ट्रेच्ड होना चाहिए, खिंची होनी चाहिए। तो ऐसी जब स्ट्रेच्ड रबर बैंड वाइब्रेट करेगी तो बाकायदा उससे आवाज़ निकलने वाली है, और जब वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही परफॉर्म करो एक्टिविटी। आप जो है ना अगर आपके पास एक छोटी सी रबर बैंड है जो कि आपके फिंगर्स के गैप के बीच में आ जाए, है ना, टाइटली स्ट्रेच हो जाए, तो आप उसको भी ले सकते हो कि आपके पास एक थंब ले लिया आपने और आपने अपनी इंडेक्स फिंगर ले ली और दोनों के ही बीच में आपने क्या करा है, एक रबर बैंड फंसा दी है। फिर इसके बाद में आप इसको कान के पास लेकर के गए हो और आपने क्या किया, स्ट्रेच्ड रबर बैंड को ऐसे दबा दिया। दबाने से क्या होगा, वो वाइब्रेट करने लगेगी, और जब वो वाइब्रेट करेगी उसको सुनो ध्यान से, आवाज़ आ जाएगी, और जैसे ही वो अपना वाइब्रेशन रोकेगी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। क्लियर है? तो एक और एग्जाम्पल जिससे ये प्रूफ होता है कि जब रबर बैंड, जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। Let us pluck the stretched rubber band in the middle with our finger. The rubber band starts vibrating and produces sound. We can see the vibrations of the stretched rubber band. अच्छा, ये जो आपकी रबर बैंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो एक्टिविटी है, जब हमारी रबर बैंड वाइब्रेट करेगी ना तो उसकी वाइब्रेशन हमें दिखाई भी देंगे। हो सकता है कि वो जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल वाला एग्जाम्पल है, तो वो जो मेटल की प्लेट है जिस समय वो वाइब्रेट कर रही है, हो सकता है कि उसका वाइब्रेशन आपको दिखाई ना दे, लेकिन ये जो रबर बैंड वाली एक्टिविटी है ना, जब हमारी स्ट्रेच्ड रबर बैंड वाइब्रेट करेगी तो उसके वाइब्रेशंस आपको क्लियरली दिखाई देंगे। आपको दिखाई देगा कि जो रबर बैंड है ना वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ए बी कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द रबर बैंड वाइब्रेट्स, मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी। ए और बी पोजीशन के बीच में क्या करने वाली है, रबर बैंड वाइब्रेट करने वाली है। Thus sound is produced when a stretched rubber band vibrates. तो साउंड हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस हो जाती है जब रबर बैंड वाइब्रेट करती है। Now if we hold the vibrating rubber band tightly with our hand, the rubber band stops vibrating and the sound being produced by it also stops. जब रबर बैंड रेस्ट पे थी तो भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जब वो वाइब्रेशन में आई तो साउंड प्रोड्यूस होने लगी। अब हमने क्या करा, ये जो हमारी रबर बैंड है ना जो कि वाइब्रेट हो रही थी, उस वाइब्रेटिंग रबर बैंड को हमने अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया। जैसे ही हम पकड़ेंगे तो साउंड अचानक से आना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो आपकी रबर बैंड वाइब्रेट कर रही थी, अब आपने उसके वाइब्रेशन को रोक दिया। रोकने से हुआ क्या, आवाज़ आना भी रुक गई, आवाज़ भी अब नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सितार इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सितार बजाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सितार क्या है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सितार की जगह गिटार आ गया है, एक ही बात है, ठीक है ना। हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है सितार और गिटार की आवाज़ से। सितार भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार भी हम बोलते हैं कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है। दोनों के ही आप बोल सकते हो कि दोनों में ही जो आवाज़ निकल के आती है, जो उनकी साउंड है, रिस्पेक्टिव जो उनकी साउंड्स हैं, वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि सितार और गिटार दोनों में ही स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मेटल की स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मेटल की स्ट्रिंग्स ही क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, और इन्हीं के वाइब्रेशन से आवाज़ आती है। भाई गिटार रखा हुआ है, सितार रखा हुआ है,
अब आप सोच रहे हो कि भाई गिटार और सितार का काम क्या है, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, आवाज़ प्रोड्यूस करना, लेकिन जब ये दोनों रखे हुए हैं तो फिर इन दोनों से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? क्या बोल देने से कि गिटार को कि भाई तुम्हारा काम क्या है, म्यूज़िक बनाना, तो तुम बनाओ ना म्यूज़िक निकालो, तो क्या बोल देने से गिटार बज जाएगा अपने आप, ये सितार बज जाएगा अपने आप? नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनकी जो स्ट्रिंग्स है ना, उसको जाकर के आप ऐसे प्लग करो। जैसे ही प्लग करोगे, जो पूरी स्ट्रिंग्स है ना, और स्ट्रिंग्स भी कोई छोटी छोटी नहीं होती, अच्छी काफ़ी लंबी लंबी होती है स्ट्रिंग्स, चाहे वो गिटार हो चाहे वो सितार हो, है ना। तो वो जो उनकी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती है ना, जैसे ही आप किसी एक स्ट्रिंग को जाकर के प्लग करोगे तो वो हमारी जो लंबी लंबी स्ट्रिंग है, जो मतलब जिसको कि आपने प्लग किया है, वो वाली जो स्ट्रिंग है ना, वो अपनी पूरी एंटायर लेंथ के अलोंग वाइब्रेट करने लगेगी। और जिस समय उस स्ट्रिंग ने वाइब्रेट किया है, समझ लो वहीं से हम बोलते हैं कि गिटार हो या चाहे सितार हो, साउंड आने लगेगी, म्यूजिक आने लगेगा। सो सितार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ मैनी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अच्छा, इट हैज़ मैनी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, यानी कि जो हमारे पास सितार है उसके पास बहुत सारी क्या होती हैं, खिंची हुई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं। If we plug the string या wire of a sitar in the middle, the sitar makes a sound। और जैसे ही हम क्या करेंगे, एक वायर को, एक स्ट्रिंग को जाके प्लग करेंगे तो आवाज़ आने लगेगी। आवाज़ क्यों आई है? क्योंकि वो जो एक स्ट्रिंग, एक वायर को जो आपने प्लग किया था ना, वो प्लग्ड वायर क्या करेगा, अपनी पूरी लेंथ के अलोंग वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगेगा। और वाइब्रेशन से ही तो हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। इफ़ वी नाउ पुट आवर फिंगर जेंटली ऑन द सितार स्ट्रिंग, we can feel the string vibrating। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ करके उसको प्लग कर दिया है तो भले ही वाइब्रेशंस आपको सितार की स्ट्रिंग की दिखाई दे जाएं, वरना जब आप बोल सकते हो कि यूजुअली जब हम सितार बजाते हैं या गिटार बजाते हैं तो जो स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन होता है ना, वो आप बोल सकते हो कि आपको दिखाई ना दे। तो अगर हमें वाइब्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे हो तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है, उनको हम फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? तो जेंटली अपने उंगलियों को, अपने हाथ को रख करके देखते हैं। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपना हम हाथ रख देते हैं, तो जो वाइब्रेशंस है ना वो हमें फील हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि इफ़ वी नाउ पुट आवर फिंगर जेंटली ऑन द सितार स्ट्रिंग, we can feel the string vibrating. Thus sound is produced when a sitar strings vibrates. The sound of a veena is also produced by the vibrations of stretched strings। तो बेसिकली चाहे वो गिटार हो, सितार हो, वीणा हो, सभी के पास क्या होती है, खिंची हुई स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स होते हैं, जिनको कि जब हम जाकर के प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इतने देर से मैं आपको साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये मैं आपको समझा रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? अब आपको बोलना चाहिए था कि मैम इतना टाइम हो गया है, ये सवाल तो आपको पहले पूछना चाहिए था कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं पूछा, अब पूछ लेती हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो आप बोलोगे कि हाँ मैम पहुँच रही है, हमारे कान प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आप भी प्रॉपरली बोल रही हो, तो आपके बोले हुए शब्द हमारे कान तक पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं बोल कैसे पा रही हूँ, मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। भाई मेरी भी तो कोई आवाज़ है ना, मैंने आपसे यही तो पूछा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो मेरी ये जो आवाज़ है, मेरी ये जो साउंड है, ये आखिर प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं सेशन में कि जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वही क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर वाइब्रेशंस हो गए बंद तो साउंड प्रोड्यूस होना भी हो जाएगी बंद। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी एक आवाज़ है जो कि आप तक पहुँच रही है, मेरी एक साउंड है जो कि आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब क्या कि मेरे गले में भी कुछ ऐसा है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और इस वाइब्रेशन से ही मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी तो शायद मेरी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हमारे गले में, हमारे थ्रोट में ऐसा क्या है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो, व्हेन वी टॉक वी मेक साउंड, ऑब्वियसली बात है, जब हम बात करते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। This sound is made by the vibrations of two vocal cords present in our voice box fixed in the throat। हमारा जो गला है ना, हमारा जो थ्रोट है, यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इस साउंड बॉक्स में या वॉइस बॉक्स में दो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना,
एक ये वाला फ्लैप और एक ये वाला फ्लैप जो कि ऐसे 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 होके खुल रहा है, देखो ऐसे, फिर ऐसे 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 होके खुल जाएगा, देखो ऐसे। तो ये जो दो आपको फ्लैप्स दिखाई दे रहे हैं ना मसल के, ये पता है क्या है? यही है हमारे वोकल कॉर्ड्स। याद करो वो वाला चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का, वहाँ पे मैंने आपको साउंड के बारे में कि भाई जब प्यूबर्टी का पीरियड आता है तो लड़कों की आवाज़ डीप हो जाती है, हमारी जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी हाई पिच साउंड हो जाती है, तीखी हो जाती है आवाज़, लड़कों की हम बोलते हैं कि डीप हो जाती है आवाज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हमने वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, इन सब का कंसेप्ट पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हमको ये पढ़ना है कि हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो सीधी सी बात है, हमारा ये जो थ्रोट है, यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स जिसको कि हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, और इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कैसे? तो देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। ये मस्कुलर फ्लैप्स क्या करते हैं? ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं। देखो ना यहाँ पे इनका वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इस समय जब मैं बोल रही हूँ ना, जब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, कैसे आ रही है? क्योंकि मेरे थ्रोट में, वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन के कारण मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है जो कि आपके कानों तक पहुंच रही है। और मानो ये बात कि मेरे वोकल कॉर्ड्स अब काफ़ी थक चुके हैं, दुखने लगे हैं, आपको ये समझाते समझाते कि भाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। चलो, लेकिन हाँ, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी ऐसे तो दुखते रहे वोकल कॉर्ड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमारे बच्चों को सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेट अस होल्ड। अच्छा, अब बड़ी बात ये है कि मैम हम कैसे मान ले कि हमारे थ्रोट में जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और इन्हीं के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है? कैसे माने भाई? ये तो आपने इंटरनल व्यू दिखाया है, अब हम थोड़ी ना किसी के वोकल कॉर्ड्स में झांक सकते हैं, किसी छोड़ो, हम तो अपने खुद के वोकल कॉर्ड्स में नहीं झांक सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि वोकल कॉर्ड्स में ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, फ्लैप्स जो है ना ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहे हैं जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रही है? तो एक काम करो, अभी तो मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलना शुरू कर दो। हम क्या बोलेंगे? चलो हम ABCD बोलते हैं, ठीक है? जिस समय हम ABCD बोलेंगे ना, उस समय आपको करना क्या है? अपनी इन दोनों फिंगर्स को रखना है कहाँ? यहाँ, ठीक है? और चलो एक काम करते हैं, ABCD नहीं, हम जो है ना ओम बोलते हैं, ओम, ठीक है ना? तो जिस समय हम ओम बोलेंगे उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं जहाँ पे रखी हुई हैं उधर पे कुछ वाइब्रेट कर रहा है। चलो मेरे साथ साथ आप रिपीट करो, ओम ओम। तो इस समय, या सिंपल बात करो, जाके मम्मी पापा होंगे कोई सामने, उनसे आके बोलो कि आज जो है ना हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इतने समय में जब तक मैंने आपसे बात करी है इतनी सारी, मेरी जो फिंगर्स है वो कहाँ हैं? थ्रोट पर ही रखी हुई हैं। और मानो इस बात को कि मेरी फिंगर्स जब थ्रोट पे रखी हुई हैं तो मेरी फिंगर्स को ये फील हो रहा है कि अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है, कुछ ऐसे 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 हिल रहा है। क्या हिल रहा है? वोकल कॉर्ड्स ही हिल रहे हैं। ये चीज़ आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई भी डांटेगा नहीं। अगर कोई कुछ बोलेगा तो बोल देना कि हमको हमारी मैम ने बोला है। अगर हम प्रैक्टिकल, देखो साइंस एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि आप बोल सकते हो कि हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपके काम आएगी। कितना भी हम थ्योरी पढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी तब तक कहीं ना कहीं जो है ना हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसको आप प्लीज़ एक बार घर पे करके देखो। भाई आप ही का गला है ना, आप ही की आवाज़ है, तो इस पर तो आपका हक है ना। तो जब भी अब आप किसी से बात करोगे तो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए जो है ना अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे रख करके देखना, आपको रियलाइज़ होगा, आपको फील होगा कि अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो कौन कर रहा है? वोकल कॉर्ड्स। चलिए, let us hold the fingers of our right hand gently on our throat and talk to one of our friends या sing a song। एक दोस्त से बात कर लो या गाना गा लो। When we are talking या making sound, our fingers feel something is moving or vibrating inside the throat। तो जब तक हम बात करेंगे या गाना गाएंगे, हमारे फिंगर्स को ये रियलाइज होगा कि भाई अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है, कोई मूव कर रहा है। Actually, when we talk, air from the lungs passes up the windpipe। The air makes the vocal cords in our voice box to vibrate rapidly। देखो भाई, सवाल ये है कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया
कि चलो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उन्हीं की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवा कौन रहा है। जैसे कि हमने बेल वाला एग्जाम्पल देखा था, रबर बैंड वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने गिटार और सितार के से निकलने वाले जो साउंड है उसके बारे में हमने सीखा। तो हर कहीं क्या हो रहा था कि हम जाकर के वाइब्रेशन कॉज कर रहे थे। रबर बैंड अच्छी खासी कैसी थी, स्ट्रेच्ड थी, लेकिन हमने जाकर के उसको प्लग किया जिसकी वजह से वो वाइब्रेट हुई। हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग्स हैं, जो तार हैं, उनको जाकर के प्लग किया जिसमें के कारण उनमें वाइब्रेशंस होने लगे। सवाल यह है कि अगर हमारी वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो रहा है तो फिर ये कर कौन रहा है। तो जो हम सांस लेते हैं ना, ये एयर ही क्या करती है, हमारी वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर देती है। क्या करती है, वाइब्रेट करती है। एक्चुअली व्हेन वी टॉक, एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस अप द विंड पाइप। द एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड्स इन आवर वॉइस बॉक्स टू वाइब्रेट रैपिडली। और यही हवा क्या करेगी, हमारे वॉइस बॉक्स में जो वो है ना वोकल कॉर्ड्स, उनको जाके धक्का मार देगी। धक्के के कारण वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी वाइब्रेशन के कारण आवाज आने लगती है। एंड द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस द साउंड ऑफ आवर टॉक। Thus, sound is produced when our vocal cords vibrate. अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें मैं आपको जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अंदर, हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। चलो नेक्स्ट क्या है, प्लीज नोट दैट द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स आर स्मॉल सो वी कैन ओनली फील देम विद आवर हैंड्स। और जो वोकल कॉर्ड्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं कि जिनको कि आप केवल अपने हाथों से ही फील कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलते बोलते हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो ऐसे ऊपर नीचे हो, है ना, कि जब सामने वाला बोले तो हमें उसका जो गला है, जो उसका थ्रोट है, वो ऐसे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे। वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको सिर्फ फील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी द वाइब्रेशंस विद आवर आइज, है ना, और हम अपनी आंखों से इन वाइब्रेशंस को, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशंस को देख नहीं सकते हैं। मस्किटोज एंड बीज मेक अ बजिंग साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स वेरी वेरी रैपिडली। रात में मच्छर बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो होता क्या है, रात में जो ना मच्छर, मतलब लाइट बंद हो जाती है और फिर जैसी लाइट बंद हुई, मच्छरों की हम बोलते हैं कि पार्टी शुरू हो जाती है। वो क्या करते हैं, हमारे कानों में आके एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जो हमारे मच्छर हैं, डियर मस्किटोज या बीज, ये बजिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अभी तक हमने इस सेशन में ये चीज़ समझ ली है कि जो चीज़ें वाइब्रेट करेंगी वही क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर मच्छर या मक्खी या बीज क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे कान के पास आते हैं और हमें क्या होती है, भुन भुन की आवाज़ सुनाई देती है, बजिंग साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो उनके पास भी है जो कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और उसके वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी वाली, बजिंग साउंड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेरी आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है वो क्यों पहुंच रही है। माना कि आपके कान प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं थ्रोट में वो वाइब्रेट कर रहे हैं और उनके वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि मेरी आवाज़ है, और तब जाकर के मेरी आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज़ निकलती ही नहीं तो आपके कानों तक कुछ पहुंचता भी नहीं, और अगर नहीं पहुंचता तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती भी नहीं। सवाल ये है कि हमारे कानों में जो बजिंग साउंड आती है मक्खियों की, मच्छरों की, वो क्यों आ रही है, क्योंकि उनके पास भी कुछ है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, और उनके वाइब्रेशन से ही क्या हो रहा है, बजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर उनके पास है क्या, तो उनके दो जो विंग्स हैं, है ना, उनके जो दो पंख हैं, वो क्या करते हैं, उन पंखों को बहुत ही तेज़ी के साथ में फड़फड़ाते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं, और उन्हीं विंग्स के वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जब तक मच्छर घूम रहा है कान के आसपास तब तक बजिंग साउंड सुनाई देगी, और जैसे ही वो कान पे आकर के बैठ गया, उसको प्रॉपर लोकेशन मिल गई खून चूसने की, बजिंग साउंड आना बंद हो जाती है। सवाल यह है कि अब क्यों बजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि अब वो बैठ चुका है, अब वो अपने विंग्स को वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो अपने विंग्स का वाइब्रेशन, बैठ करके जैसे ही वो अपने विंग्स का वाइब्रेशन रोकेगा, बजिंग साउंड आना बंद हो जाएगी। So mosquitoes and bees make a buzzing sound by vibrating their wings
वेरी वेरी रैपिडली, बहुत ही तेज़ी के साथ वो अपने पंखों को, अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं, ऐसे फड़फड़ाते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, जिसके कारण इन वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें पता चल जाता है रात के अंधेरे में भी कि मच्छर आ गया है, अब समय है इसको मारने का। चलो नेक्स्ट क्या है कि इफ़ वी ब्लो अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब देन अ विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पेन की कैप होती है या पेन की जो पूरी बॉडी यानी कि उसके हमने रिफिल निकाल दी है, उसके आगे वाला पार्ट भी हमने निकाल दिया है, पीछे वाला पार्ट भी हमने निकाल दिया है, तो हमारे पास जो एक ट्यूब आ जाती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके एक एंड पे हम ब्लो करते हैं। तो जैसे ही हम ब्लो करते हैं विसिलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सीटी बज जाती है। तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप बोलोगे टेस्ट ट्यूब मतलब क्या, वो जिसमें कि हम अपने जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब्स में, अब पता नहीं आपको लेकर के गए हैं आपके स्कूल वाले लैब्स में कि नहीं लेके गए हैं, हो सकता है लेकर के गए हो तो आपने टेस्ट ट्यूब देखी हो। तो अगर टेस्ट ट्यूब ना भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो सिंपल पेन का ढक्कन जो है ना वही काम कर जाएगा। कैसे काम कर जाएगा, तो जैसे ही आप उसमें ब्लो करोगे है ना, फूकोगे, तो फूकने पर आवाज़ आती है, सीटी बज जाती है। सीटी क्यों बज रही है, क्योंकि जो आपने फूका है ना, फूका मतलब क्या, आपने एयर फूकी है, आपने एयर ब्लो करी है, यही जो ब्लोड एयर है वो क्या करने वाली है, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। जो आपने हवा फूकी थी वो हवा ही क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। वे अगर टेस्ट ट्यूब से विसलिंग साउंड आ रही है, अगर पेन के ढक्कन से सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीटी की जो वॉल है वो क्या कर रही है, मतलब जो हमारे पेन की कैप की जो दीवार है वो क्या कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है। वो वाइब्रेट नहीं कर रही, उसके अंदर जो हवा है जो कि हमने ही फूकी थी, वो हवा क्या करती है, वाइब्रेट करती है। Thus, sound is produced when the air column enclosed in a tube vibrates. तो साउंड कब प्रोड्यूस होती है, एयर कॉलम या हवा जो कि ट्यूब के अंदर फंसी हुई है, जब वो वाइब्रेट करेगी। एनक्लोज का मतलब क्या है कि जब जो एयर हमने फूकी है वो एयर ट्यूब के अंदर जाकर के जब बंद हो जाती है, और जब वो बंद एयर वाइब्रेट करती है तो उससे हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। The sound of a flute या बांसुरी is produced by the vibrations of air column enclosed in the flute tube. ऑब्वियस सी बात है, आपने एक फ्लूट या एक बांसुरी देखी होगी, है ना, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हम सबको पता है कि बांसुरी भी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे आवाज़ आती है, प्यारी सी बहुत ही मीठी सी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या देखने भर से इस बांसुरी या इस फ्लूट से आवाज़ जो है निकल करके आ जाती है, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, इस बांसुरी को फूकना पड़ता है। जो शुरुआत का जो होल होता है ना, उससे हमारे म्यूजिशियंस क्या करते हैं, जो फ्लूट प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, बाकायदा एयर ब्लो करते हैं। हवा फूकने के बाद हवा जाती कहाँ है, ये जो पूरी आपको बांसुरी या फ्लूइड की लेंथ दिखाई दे रही होगी, उसी लेंथ में हम बोलते हैं कि एयर आ जाती है। और ये जो हमने एयर फूकी है ना, यही एयर क्या करती है, अंदर जा कर के, मतलब कि ये जो आपकी फ्लूट है ना, ये जो बांसुरी है, इसकी पूरी लेंथ में जा कर के वो वाइब्रेट करती है, और इस वाइब्रेशन के कारण ही फिर बांसुरी से, फ्लूइड से प्यारी सी आवाज़ निकल कर के आ जाती है। तो शुरुआत का जो छेद होता है, वहाँ से हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, जो फ्लूट प्लेयर हैं, वो क्या करते हैं, हवा फूकते हैं, ब्लो करते हैं एयर। ये एयर जाती है अंदर, और आप बोल सकते हो कि जो पूरी लेंथ है फ्लूइड की या बांसुरी की, उस लेंथ में जाकर के वो वाइब्रेट करने लगती है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि आवाज़ आती है। द साउंड ऑफ अ फ्लूइड और फ्लूट या बांसुरी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम एनक्लोज्ड इन द फ्लूट ट्यूब। द साउंड ऑफ बस्टिंग बलून इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन द बलून व्हेन इट स्किप्स। जब बलून फूटता है तो फिर आवाज़ क्यों आती है, फट से आवाज़ आती है ना, बर्स्ट होने की साउंड आती है। क्यों आती है, क्योंकि उस बलून के अंदर जो हवा भरी हुई थी, जब वो निकलती है ना, तो उसके निकलने के दौरान हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप देख सकते हो, चाहे वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बजना हो, चाहे वो गिटार हो, सितार हो, वीणा हो, फ्लूट हो, बांसुरी हो, चाहे वो हमारी आवाज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो रबर बैंड की आवाज़ हो, चाहे वो बलून का फटना हो, हर कहीं वाइब्रेशन ही इन्वॉल्व है।
स्कूल की जो घंटी है वो बज रही है, साइकिल की जो घंटी है वो बज रही है, हर कहीं जहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है। इनफैक्ट मच्छर आकर के भुन भुन कर रहा है कान में, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने उस समय वो फ्लाई कर रहा है, वो उड़ रहा है। उड़ते समय वो अपने विंग्स को बहुत ही तेजी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेशंस होंगे और इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होगी, बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही वो बैठ जाएगा ना कान के ऊपर आकर के, आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो हर कहीं, चाहे वो छोटी से छोटी आवाज़ हो, चाहे वो लाउड से लाउड आवाज़ हो, हर किसी आवाज़ के पीछे क्या शामिल है, किसी न किसी चीज़ का वाइब्रेशन। If we hit the stretched membrane या skin of a तबला, the membrane starts vibrating and produces a sound। तबला क्यों बजता है? क्योंकि उसकी जो खिंची हुई जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन पे हम क्या करते हैं, जाकर के उसको मारते हैं, उस पर थाप देते हैं और इस थाप से जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होने लगती है और उसके वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम रबर बैंड का वाइब्रेशन तो हमें दिखाई दे रहा था, तबले का वाइब्रेशन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो खिंची हुई है, वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच्ड है। तो अगर आप उस पर जाकर के मारते भी हो, उसको थाप भी देते हो, तो उस थपथपाने से वाइब्रेट तो वो हो रही है, लेकिन वाइब्रेशंस इतने स्मॉल हैं कि वो स्मॉल वाइब्रेशंस आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप इतना सबको क्लियर है। नाउ if we put a few small pebbles on the membrane of this sound producing tabla, the pebbles will start jumping up and down, showing that the tabla membrane is vibrating and producing sound। अब इस बात का प्रूफ क्या है कि तबला का जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। छोटे छोटे से जो कंकड़ होते हैं, जो पेबल्स होते हैं, वो ला करके रख दो। अब जैसे ही तबला बजेगा, बजने से क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। भाई दिख नहीं रही थी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती हुई, क्यों? खिंची हुई थी वो, तो उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे थे वो बहुत ही स्मॉल थे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर छोटे छोटे से पत्थर लगा के रखोगे, पेबल्स ला के रखोगे, वो पेबल्स क्या करने लगेंगे, अपनी जगह पे कूदने लग जाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ नहीं ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो वाइब्रेट कर ही रही है। तभी तो उसके ऊपर रखे हुए जो पेबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी डांस करने लगे हैं। Thus, sound is produced when the membrane or skin of tabla vibrates. When we strike at the membrane या skin of a drum, it vibrates to produce sound. तबला हो, चाहे वो ड्रम हो, कुछ भी हो, है ना, ड्रम की भी जो मेम्ब्रेन होती है, जब उसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज़ उससे निकल आती है। The sound is produced when the stretched membrane या skin of drum vibrates. If we switch on a transistor radio, the thin cone of its speaker vibrates and produces sound. We can feel these vibrations with if we place our fingers gently on the corner of speaker. So in a radio or television, the thin cone of the speaker vibrates backwards and forwards rapidly and produces sound. अब भाई टीवी हो, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल स्पीकर के बारे में समझाया था कि उसका जो डायफ्राम है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तभी आवाज़ निकल के आती है। रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सबसे आवाज़ आती है, क्यों? क्योंकि सभी के पास स्पीकर लगे होते हैं। तो स्पीकर के वाइब्रेशंस आपको वैसे दिखाई भले ना दे रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप उनके ऊपर जेंटली हाथ रख करके फील करोगे तो डेफिनेटली आपको स्पीकर का जो कोन है, जो उसके डायफ्राम है, वो वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। Thus the sound of radio or television is produced by the vibrations of the cone of speaker. From the above discussion, we conclude that the sound can be produced by the following methods. Sound कैसे produce हो सकती है? By vibrating strings, by vibrating air columns, by vibrating membranes या by vibrating plates. तो plates के vibration से, membrane के vibration से, air column के vibration से और strings के vibration से सबसे क्या होता है, sound produce होती है। इससे सितार बज जाएगा, कॉलम से, एयर कॉलम से फ्लूट बज जाएगी, मेम्ब्रेन से हम बोलते हैं कि तबला और ड्रम बज जाएगा, और वाइब्रेटिंग जो हमारी प्लेट्स हैं उनके वाइब्रेशन से बाइसिकल बेल या जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है वो बज जाएगी। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं और इन सभी एग्जाम्पल से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में ना हम जो ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, उसका बढ़िया सा एक आप बोल सकते हो कि कैसे मतलब ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हम प्रॉपर्ली समझेंगे। अभी तो वोकल कॉर्ड्स के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जनरल आइडिया दिया था, लेकिन नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्ली मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करोगे, सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा
इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मतलब इस पेज को जब आप और फर्दर स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8th देखनी, तो जैसे ही आप क्लास 8th पे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8th के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्ट्स। अब सपोज आपको क्लास 8th की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8th साइंस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आप बोल सकते हो कि आ जाएगा ये, जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8th साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे, आपको प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही देखने, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का, कि यूट्यूब पे आपकी जो अक्सर कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद में कौन सा देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको ऐसा यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे होते हैं सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।